Radhe Radhe and welcome back to my new video. And in this video we are going to discuss about the testing of hypothesis. So the topic is fundamental of testing of hypothesis. In this topic we will discuss the null and alternative hypothesis, type 1 and type 2 error, level of significance, power of the test, and this will be our topic for today. So let's start the video. So सबसे पहले है व्हाट इज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, कि एक हाइपोथेसिस क्या होता है. हाइपोथेसिस क्या होगा, हमारे पास एक ऐसी अजम्पशन, एक ऐसी स्टेटमेंट जो हम सैम्पल को देखते हुए पॉपुलेशन के बारे में बनाएंगे. तो सैम्पल को हमने स्टडी किया, सैम्पल के बेसिस पे हम ये पता करेंगे कि हमारी पॉपुलेशन कैसी है. ठीक है, तो सैम्पल के बेसिस पे जो भी हमारा आउटपुट निकलेगा कि हमारा सैम्पल ऐसा रहा, तो हम उसके बेसिस पे कुछ अजम्पशन बनाएंगे, कुछ स्टेटमेंट्स बनाएंगे कि हाँ अगर सैम्पल ऐसा है तो पॉपुलेशन ऐसी रही होगी. तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या है कि एक ऐसी अजम्पशन जो हम सैम्पल को देखते हुए पॉपुलेशन के लिए बनाते हैं. अब आता है कि एक हाइपोथेसिस को हमने एक सैम्पल को स्टडी किया. अब एक सैम्पल जो है वो हमें पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में जानकारी दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता. मतलब अगर वो सैम्पल जो है, अगर सैम्पल के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन आई है वो हमें पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में बता देती है कि अगर हमारा सैम्पल ऐसा है तो पॉपुलेशन एज इट इज़ वैसी रही होगी. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल हाइपोथेसिस. ठीक है, सिंपल हाइपोथेसिस जब हमारा सैम्पल जो है पॉपुलेशन को कम्प्लीटली डिफाइन कर देता है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल हाइपोथेसिस, सिंपल स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, अगर कोई ना कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाती जिसमें हमें डाउट होता है, कुछ ऐसा जानकारी मिले जिसमें हमें डाउट हो, तो हम उसको बोलते हैं कंपोजिट स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. तो हाइपोथेसिस हुआ क्या, बेसिकली हाइपोथेसिस is some assertion or statement about a population or equivalently about the probability distribution categorizing a population. उस population के बारे में या फिर उस population का जो distribution है उसके बारे में हम कोई भी statement बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं statistical hypothesis, which we want to verify on the basis of information available from a sample. sample के basis पे जो भी हमें information available होगी उसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन के बारे में क्या अजम्पशन बनाएंगे वो हमारा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बताएगा. इफ द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस स्पेसिफाइज द पॉपुलेशन कंप्लीटली देन इट इज टर्म्ड एज सिंपल स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. आई होप इट्स क्लियर टू यू कि अगर हमारा सैम्पल जो है वो पूरा का पूरा पॉपुलेशन के बारे में बता देता है कि एज इट इज़ पॉपुलेशन है हमारी, तो वो सिंपल हाइपोथेसिस है. अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो हम उसको बोलते हैं कि वो कंपोजिट हाइपोथेसिस है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो एग्जांपल के बेसिस पे देखें तो फॉर एग्जांपल इफ़ x1 x2 xn इज़ अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n. अब हमने किसी नॉर्मल पॉपुलेशन में से x1 x2 xn सैम्पल लिया n साइज़ का विद मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर, जिसका मीन है हमारे पास म्यू और वेरियंस है हमारे पास सिग्मा स्क्वायर. देन द हाइपोथेसिस एच नॉट. सो एच नॉट क्या होगा हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट और सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर इज़ अ सिंपल हाइपोथेसिस. क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट दिखा रहा है, मतलब पूरी की पूरी स्पेसिफिक सैम्पल को पॉपुलेशन के इक्वल रख रहा है, मतलब सैम्पल इज इक्वल टू पॉपुलेशन आ रहा है यहाँ पे हमें. तो पूरा पॉपुलेशन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल रही है हमें. तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिंपल हाइपोथेसिस होगा क्योंकि एज इट इज़ हमें पॉपुलेशन के बारे में पता चल रहा है. और सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें पूरी पॉपुलेशन के बारे में पता चल रहा है कि हमारा सैम्पल म्यू था तो पॉपुलेशन क्या होगा, म्यू नॉट होगा. तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पता चल रहा है. तो ये क्या हुआ, सिंपल हाइपोथेसिस. Whereas each of the following hypothesis is the composite hypothesis. जो यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट. ठीक है, म्यू नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होगा, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है. मतलब पूरी जानकारी नहीं मिल रही कि नॉट इक्वल टू का मतलब है कि इक्वल नहीं है, बस हमें ये पता चल रहा है कि इक्वल नहीं है. अब वो ग्रेटर है, लेस है, कैसा है, ये हमें नहीं पता.
तो हमें एज इट इज़ जानकारी नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल श्योरिटी हमें नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट हाइपोथेसिस। ठीक है, ऐसे ही लेस देन और इक्वल टू है, ये सारे केसेस जो हैं यहाँ पे क्या बताएगा हमें। अब लेस देन भी है, म्यू लेस देन म्यू नॉट, अब कितना लेस है ये भी हमें नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो इस टाइप के केसेस में क्या हो जाता है हमारे पास, कंपोजिट हाइपोथेसिस। तो ये सारे केसेस जो भी दिए हुए हैं आपको, ये सारे क्या होंगे, कंपोजिट हाइपोथेसिस के। नेक्स्ट चलते हैं, टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अब टेस्टिंग कैसे की जाए, कि कोई भी हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग करनी ज़रूरी है कि हम जो स्टेटमेंट अजम्पशन बना रहे हैं वो ट्रू भी है कि फॉल्स है ना। तो जो भी हम स्टेटमेंट बना रहे हैं हम अजम्पशन करें, क्योंकि ये क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, एक अजम्पशन है, अज्यूम कर रहे हैं हम किसी भी सैम्पल के बेसिस पे हम पॉपुलेशन को अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, अब वो जो भी चीज़ हम अज्यूम कर रहे हैं वो हमारी गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। ठीक है, तो टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग इज़ मस्ट फॉर अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। कोई भी हाइपोथेसिस को कोई भी स्टेटमेंट को चेक करने के लिए उसकी टेस्टिंग की जाती है। अब ये जो टेस्ट है ये 2 एक्शन डिसीजन होता है। 2 एक्शन मतलब या तो उस हाइपोथेसिस का ट्रू होना या फिर उसका फॉल्स होना, या फिर आप कह सकते हो उसको एक्सेप्ट करना या फिर उसको रिजेक्ट करना। जिस भी हाइपोथेसिस को हमें टेस्ट करना है उसका या तो एक्सेप्टेंस होगी या फिर रिजेक्शन होगी। ठीक है, तो 2 एक्शन डिसीजन प्रॉब्लम होगी, मतलब या तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे या फिर आप उसको रिजेक्ट करोगे। ठीक है, तो a test of statistical hypothesis is a 2 action decision problem after the experimental sample values have been obtained। सैम्पल वैल्यूज़ को ऑब्टेन करने के बाद, सैम्पल वैल्यूज़ जब हमें सैम्पल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो उसके बाद हमारे पास टेस्टिंग होती है हाइपोथेसिस की, वो 2 एक्शन डिसीजन प्रॉब्लम होगा। द 2 एक्शन बीइंग द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस अंडर कंसिडरेशन। जो भी हम हाइपोथेसिस को चेक करना चाह रहे हैं उसकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ये 2 एक्शंस होंगे हमारे लिए। सो द फर्स्ट वन इज़ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होगा, इन कोई भी ऐसी अजम्पशन जो हमें इक्वालिटी के बारे में बताए, किसी चीज़ की सैम्पल और पॉपुलेशन की इक्वालिटी के बारे में बताए, वो क्या होगा हमारे पास, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होगा, एक ऐसा हाइपोथेसिस जो हमें 2 चीज़ों के बीच में नो डिफरेंस दिखाए, कि जो भी हम जिसके भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसके बीच में नो डिफरेंस हो। ठीक है, हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इज कॉल्ड द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, और स्टैटिस्टिशियन को जब भी कोई हम डिसीजन बना रहे हैं, जब भी हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो उस डिसीजन को लेते समय एक स्टैटिस्टिशियन को अपने प्रॉफिट और लॉस को साइड में रख के उस नल हाइपोथेसिस को चेक करना होता है। ठीक है, सो अब ऐसा नहीं होगा कि अगर जैसे हम एक नल हाइपोथेसिस हमने बनाया, सेटअप किया और हमें उसको एक्सेप्ट करके फ़ायदा हो रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। मतलब हमें बिल्कुल इम्पार्शियल होके हमें उस हाइपोथेसिस को चेक करना होता है। ठीक है, अपने प्रॉफिट और लॉस को साइड पे रख के, अपने पर्सनल व्यूज़ को, अपने इन्फ्लुएंस को, अपने पर्सनल व्यूज़ को साइड पे रख के हमें उसको हाइपोथेसिस को चेक करना होता है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग अ स्टैटिस्टिशियन और decision maker should not be motivated by prospects of profit or loss resulting from the acceptance or rejection of hypothesis। मतलब किसी भी hypothesis को चेक करने के लिए हमें अपना प्रॉफिट लॉस को ध्यान में नहीं रखना। ठीक है, हमें प्रॉफिट और लॉस से को साइड में रख के हमें उसकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की बात करनी है, कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकें। अगर हमें लगता है कि ये बिल्कुल करेक्ट है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये नहीं देखना कि अगर हमें इसको एक्सेप्ट करने से प्रॉफिट हो रहा है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करने से लॉस हो रहा है तो हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना। तो हमें उसकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन अपने प्रॉफिट और लॉस को साइड में रख के करनी है। सो स्टैटिस्टिशियन का यही काम होता है कि वो इम्पार्शियल रहे। सो ही शुड बी कम्प्लीटली इम्पार्शियल एंड शुड हैव नो ब्रीफ फॉर एनी पार्टी और कंपनी। किसी कंपनी और या किसी भी चीज़ के बारे में उसको इम्पार्शियल रहना। नोर ही शुड अलाउ हिज पर्सनल व्यूज़ टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। उसके डिसीजन में पर्सनल व्यूज़ सामने नहीं आने चाहिए। ठीक है, मच देयरफॉर डिपेंड्स अपॉन हाउ द हाइपोथेसिस इज फ्रेम्ड। ये किस पे डिपेंड करेगा, इम्पार्शियल बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा, जिस टाइप का हम हाइपोथेसिस फ्रेम करेंगे। ठीक है, अब हाइपोथेसिस को फ्रेम कैसे करते हैं देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर द लाइट बल्ब प्रॉब्लम। हमने एक लाइट बल्ब की प्रॉब्लम लेकर चलते हैं
और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे हाइपोथेसिस क्या क्या बन सकते हैं. सो लेट अस सपोज दैट अ बल्ब मैन्युफैक्चर्ड अंडर सम स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. कुछ ऐसे बल्ब हैं जिसको हमने स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर मैन्युफैक्चर किया है और उनकी एवरेज लाइफ क्या है, have an average life of mu hours, and it is proposed to test a new procedure for manufacturing light bulbs. एक हमने न्यू प्रोसीजर लिया जिसमें हमें लाइट बल्ब्स को मैन्युफैक्चर किया. ठीक है. दस वी हैव टू पॉपुलेशन ऑफ बल्ब्स. अब हमारे पास दो पॉपुलेशन हो गई. कौन कौन सी? दोज मैन्युफैक्चर्ड बाय स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड दोज मैन्युफैक्चर्ड बाय द न्यू प्रोसेस. कौन कौन से प्रोसेस हो गए अब हमारे पास? those manufactured by the standard process and those manufactured by the new process. In this problem the following three hypotheses may be set up. अब तीन hypotheses हम set कर सकते हैं. क्या क्या? अब हमें क्या पता कौन सा hypothesis मतलब कौन सा बेटर होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, तीन hypothesis हमारे पास बने, तीन assumption निकाल सकते हैं हम इसमें से कि न्यू प्रोसेस जो है वो बेटर रहा स्टैंडर्ड से. ठीक है. न्यू प्रोसेस इज़ बेटर देन द स्टैंडर्ड प्रोसेस. सेकेंड रहा हमारे पास न्यू प्रोसेस इज़ इन्फीरियर टू द स्टैंडर्ड प्रोसेस. एंड थर्ड वन इज़ देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोसेसेस. तो तीन केसेस यहाँ से आ गए कि हमने जो न्यू प्रोसेस बनाया वो तो या तो अच्छा रहा होगा स्टैंडर्ड से, या फिर न्यू प्रोसेस जो है वो ख़राब रहा होगा स्टैंडर्ड से, या फिर दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा कि दोनों जैसा न्यू प्रोसेस काम कर रहा है वैसा ही स्टैंडर्ड प्रोसेस ने काम किया. ठीक है. तो ये तीन ये हमने अजम्पशन बनाई इस एग्जाम्पल को देखते हुए, इस ठीक है इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने तीन अजम्पशन बनाई हैं. ठीक है. कि न्यू प्रोसेस कैसा रहा. अब देखते हैं कि हमें इन तीनों में से नल हाइपोथेसिस कौन सा लेना चाहिए. ठीक है. अब जब हम फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स अगर हम देखते हैं, न्यू प्रोसेस इज़ बेटर दैन द स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड न्यू प्रोसेस इज़ इन्फीरियर टू द स्टैंडर्ड प्रोसेस. तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हम बायसनेस शो हो रही है एक तरह से कि हम न्यू प्रोसेस को अच्छा कह रहे हैं या फिर स्टैंडर्ड प्रोसेस को अच्छा कह रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे एक तरह से बायसनेस हो रही है कि हम किसके लिए किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं. लेकिन जब आप थर्ड सेंटेंस पे जाते हो, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अनबायस्ड बिहेवियर दिख रहा है किसी का भी, कि यहाँ पे दोनों को किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं कहा, दोनों को इक्वल कहा. ठीक है. तो इस टाइप के हाइपोथेसिस को बोलते हैं हम नल हाइपोथेसिस. ठीक है. तो द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स अपीयर टू बी बायस्ड. अब जब फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स हमने देखी वहाँ पे क्या था कि बायसनेस शो हो रही थी. न्यू प्रोसेस इज़ बेटर, न्यू प्रोसेस इज़ इन्फीरियर. तो यहाँ पे बायसनेस शो हुई सिंस दे रिफ्लेक्ट अ प्रेफरेंशियल एटीट्यूड टू वन और द अदर ऑफ द टू प्रोसेसेस. कि एक मतलब न्यू प्रोसेस को हम अच्छा कह रहे हैं, स्टैंडर्ड को हम ख़राब कह रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल एटीट्यूड दे रहे हैं हम कि कौन सा प्रेफर किया जाना चाहिए. ठीक है. सो हैंस द बेस्ट कोर्स इज़ टू अडॉप्ट द हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस एज स्टेटेड इन द थर्ड पार्ट. तो बेस्ट कोर्स क्या होगा हमारे लिए कि हम नो डिफरेंस वाले हाइपोथेसिस को लेकर चलें. नो डिफरेंस मतलब कि दोनों को हमने किसी को प्रेफरेंस नहीं दी, किसी को हमने बायसनेस नहीं किया, हमने अनबायस्ड बिहेवियर लेके हमने दोनों को ही इक्वल रखा, दोनों को ही ठीक कहा कि दोनों के दोनों इक्वल बिहेवियर दे रहे हैं. सो दिस सजेस्ट दैट द स्टैटिस्टिशियन शुड टेक अप द न्यूट्रल और नल एटीट्यूड. तो यही होना चाहिए हमारे पास. कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा जो एटीट्यूड है वो न्यूट्रल और नल लाइन पे होना चाहिए. ज़ीरो लाइन पे हमारा एटीट्यूड होना चाहिए और हमें दोनों को कंप्लीट एक तरह से हमें दोनों को इक्वल प्रेफरेंस देनी चाहिए. ये नहीं है कि हम एक को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं दूसरे को कम दे रहे हैं, हमें दोनों को इक्वल रखना होता है. ठीक है. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि नल हाइपोथेसिस सेटअप करते हुए हमारा जो भी हम वो लेकर चल रहे हैं वो हमारा इक्वल होना, जो भी हम पैरामीटर्स लेकर चल रहे हैं वो हमारे इक्वल होने चाहिए. सो दिस सजेस्ट दैट द स्टैटिस्टिशियन शुड टेक अप द न्यूट्रल और नल एटीट्यूड रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ द टेस्ट. His attitude should be on the null or zero line in which the experimental data has the due importance and complete say in the matter. ठीक है. तो null और zero line पे होना चाहिए हमारा attitude. This neutral or non-committal attitude of the statistician or decision maker
before the sample observations are taken is the keynote of null hypothesis. null hypothesis का keynote ही क्या है? this null और zero attitude. ठीक है, तो न्यूट्रल एटीट्यूड मतलब दोनों को hypothesis of no difference, ये हमारा नल हाइपोथेसिस का की नोट बनता है. नल हाइपोथेसिस इसी को देख के हमें फ्रेम करनी होती है कि हमें दोनों को इक्वल शो करना है. ठीक है, तो ये था हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होता है. एक और एग्जांपल लेते हैं हम. जैसे यही लाइट बल्ब्स का ही प्रॉब्लम था हमारे पास. दस इन द अबव एग्जांपल ऑफ लाइट बल्ब्स, इसमें हमारा नल हाइपोथेसिस क्या बन सकता है? क्योंकि हमारी मीन लाइफ कितनी है? म्यू आवर्स. ठीक है, इन द अबव एग्जांपल ऑफ लाइट बल्ब्स, इफ म्यू इज द मीन लाइफ in hours of the bulb manufactured by the new process, then the null hypothesis, which is usually denoted by h naught. h naught से हम इसको डिनोट करते हैं. तो h naught कैसे स्टेट कर सकते हैं हम यहाँ पे? म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, क्योंकि हमें h naught में क्या दिखाना है? इक्वालिटी दिखानी है, नो डिफरेंस दिखाना. नो डिफरेंस मीन्स इक्वालिटी. तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये हमारा नल हाइपोथेसिस सेटअप हो जाएगा. यहाँ पे हम एक और एग्जांपल से स्टडी करते हैं इसी को. एज अनदर एग्जाम्पल, एक हम ड्रग का एग्जाम्पल लेके चलते हैं. इस ड्रग के एग्जाम्पल में हमने एक ऐसा ड्रग उठाया, स्लीपिंग पिल्स उठाई हैं दो कंपनीज़ की. ठीक है, ड्रग ए मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्स्ट कंसर्न एंड ड्रग बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सेकंड कंसर्न. तो ये हमने दो ड्रग्स उठाए, ड्रग ए एंड बी, और दोनों ड्रग्स ये कह रहे हैं कि हमारा वाला ड्रग जो है वो सुपीरियर है. ठीक है, और हमें ये चेक करना है कि कौन सा ड्रग जो है वो ज़्यादा. अब हमने जैसे एक ग्रुप को ड्रग ए दिया, एक ग्रुप को ड्रग बी दिया, तो हमें ये नोट करना है कि किसको ज़्यादा, क्योंकि स्लीपिंग पिल्स थी तो हमने ये नोट करना है कि किसको एडिशनल आवर्स की स्लीप मिली है. ठीक है, किसको एडिशनल, कौन से ग्रुप को एडिशनल आवर्स की स्लीप मिली है, ये चीज़ हमें शो करना है. और जो ड्रग वाली कंपनी है वो एक अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि मेरा वाला ड्रग ए बेटर है, ड्रग बी बेटर है. लेकिन एज अ स्टेटिस्टिशियन हमें क्या होना पड़ेगा? न्यूट्रल होना पड़ेगा. हम ये नहीं कह सकते कि ड्रग ए बेटर है, ड्रग बी बेटर है. हमें नल हाइपोथेसिस पे क्या लेना पड़ेगा? कि दोनों के दोनों इक्वल आवर्स ऑफ स्लीप दे रहे हैं. ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस ध्यान रखना, नल हाइपोथेसिस में हमेशा हम इक्वालिटी लेते हैं. ठीक है, सो एज अनदर एग्जांपल, लेट अस सपोज दैट टू डिफरेंट कंसर्न्स मैन्युफैक्चर ड्रग्स फॉर इंड्यूसिंग स्लीप. ड्रग ए मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्स्ट कंसर्न and drug B manufactured by second concern. Each company claims that its drug is superior to that of the other and it is desired to test which is a superior, drug A or B. ठीक है, तो हमें पता क्या करना है कि A बेटर है कि B बेटर है. अब हम ये नहीं कह सकते कि A इज़ बेटर दैन B, B इज़ बेटर दैन A, ऐसे नहीं कह सकते. To formulate the statistical hypothesis, let X be the random variable which denotes the additional hours of sleep gained by individual when drug A is given. मतलब हमने दो वेरिएबल सेटअप कर लिए. x क्या लिया हमने? एडिशनल आवर्स ऑफ स्लीप when drug A is given to an individual. एक इंडिविजुअल को ड्रग A दिया गया और उसमें एडिशनल आवर्स ऑफ स्लीप कितने रहे, तो हमने x से उसको डिनोट किया. and let random variable y denote the additional hours of sleep gained when drug B is used. जब ड्रग B एक इंडिविजुअल को दिया तो उसमें जितने एडिशनल आवर्स रहे तो उसको हमने y से डिनोट किया. तो अब हमें ये देखना है कि A वाला बेटर था कि B वाला बेटर था. तो हम क्या करेंगे? लेट अस सपोज दैट x एंड y फॉलो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन्स म्यू x एंड म्यू y रेस्पेक्टिवली. तो मीन्स हमने लिए x का म्यू x और y का म्यू y. हेयर अ नल हाइपोथेसिस वुड बी that there is no difference between the drugs or between the effects of two drugs. दोनों ड्रग्स जो है वो इक्वल काम कर रहे हैं, यही हमने निकालना है. यही हमने नल हाइपोथेसिस को सेटअप करना है कि दोनों ड्रग्स इक्वल हैं, कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. तो सिम्बॉलिकली क्या हो जाएगा? h नॉट सच दैट म्यू x इज इक्वल टू म्यू y. क्योंकि यहाँ पे नल हाइपोथेसिस की बात हो रही है, तो नल हाइपोथेसिस में क्या हो जाएगा? जब हम दोनों को इक्वल प्रेफरेंस दे रहे हैं, जब हम दोनों को कह रहे हैं कि दोनों ने इक्वल काम किया है, तो हम उसको कहेंगे म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू वाई. सो दिस वाज अबाउट नल हाइपोथेसिस. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग. एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन नल हाइपोथेसिस की तभी हमारे पास तभी किसी काम की होगी जब हम उसको किसी राइवल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट टेस्ट करें. ठीक
ठीक है, अब ये तो है नहीं कि नल हाइपोथेसिस हम सिर्फ नल को ही चेक करेंगे, ठीक है, नल अगर बाई चांस चलो नल एक्सेप्ट हो गया तो ठीक है, नल अगर रिजेक्ट हो जाए तो हम क्या करेंगे, कुछ उसके साथ हमारे पास ऑप्शन भी तो होना चाहिए। तो जब तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आ जाता, नल के अगेंस्ट कोई ऑप्शन नहीं आ जाता, तब तक नल हाइपोथेसिस क्या है, एक बेकार है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कब हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जब हम उसको राइवल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट चेक कर रहे हो, ठीक है। तो राइवल हाइपोथेसिस को ही हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि नल का ऑप्शन होगा हमारे पास कि नल अगर रिजेक्ट हो जाए तो हम अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट का हाइपोथेसिस क्या होगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। So it is desirable to state what is called an alternative hypothesis in respect of every statistical hypothesis being tested, because the acceptance or rejection of null hypothesis is meaningful only when it is being tested against a rival hypothesis, which should rather be explicitly mentioned, ठीक है। Alternative hypothesis is usually denoted by H1। तो H नॉट क्या होगा हमारा नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव क्या होगा H1। तो H नॉट कब हमारे पास मीनिंगफुल है, सॉरी H1 कब मीनिंगफुल रहेगा हमारे पास, जब हम उसको H1 के अकॉर्डिंग, H1 के अगेंस्ट चेक कर रहे हो, ठीक है। तो H नॉट हमारे पास अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो ठीक है, लेकिन H नॉट अगर रिजेक्ट होता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन तो होना चाहिए उसके लिए, तो इसी ऑप्शन को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जो हमने 2 एग्जांपल्स किए हैं लाइट बल्ब्स का, तो लाइट बल्ब वाले में ऑल्टरनेटिव क्या बन सकता है आपका कि अब ऑल्टरनेटिव में हमें कुछ वो नहीं होता, मतलब ऑल्टरनेटिव में हम उसको प्रेफरेंशियल एटीट्यूड भी दे सकते हैं। अब जैसे हमने नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ कि दोनों को इक्वालिटी दी, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी, जिसको भी हम चेक कर रहे हैं दोनों केसेस को इक्वल इंपॉर्टेंस दी। लेकिन ऑल्टरनेटिव में ऐसा नहीं होता, ऑल्टरनेटिव में आप क्या कर सकते हो, किसी को ग्रेटर भी कर सकते हो, किसी को लेस भी कर सकते हो, और नॉट इक्वल टू भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ है हमारे पास। फॉर एग्जांपल इन द एग्जांपल ऑफ लाइट बल्ब्स, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो सकता था, H1 सच दैट म्यू ग्रेटर दैन म्यू नॉट, क्योंकि वहाँ पे लाइट बल्ब्स की प्रॉब्लम थी, स्टैंडर्ड प्रोसेस और न्यू प्रोसेस। तो न्यू प्रोसेस, अब जो हमने वहाँ पे फर्स्ट 2 ऑल्टरनेटिव्स बनाए थे, आपको याद हो 3 ऑप्शंस बने थे हमारे पास, न्यू प्रोसेस इज़ ग्रेटर दैन बेटर दैन द स्टैंडर्ड प्रोसेस, न्यू प्रोसेस इज़ सुपीरियर टू, है ना, और इन्फीरियर टू, और एक था नल वाला। तो नल वाला तो आ गया था H नॉट में, देयर इज़ नो डिफरेंस वाला तो आ गया था H नॉट में। लेकिन जब हम फर्स्ट 2 ऑप्शंस को देखते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रेटर दैन और लेस दैन। तो प्रेफरेंशियल एटीट्यूड ये जो है, इसको हम H1 में डाल सकते हैं। तो म्यू ग्रेटर दैन म्यू नॉट, ठीक है, ग्रेटर दैन भी हो सकता है, म्यू लेस दैन म्यू नॉट, और म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। अगर हमें श्योरिटी है, थोड़ी बहुत ही हमें अंदाज़ा है कि ये इससे बेटर हो सकता है, तो हम उसको ग्रेटर रखेंगे। अगर हमें ये थोड़ा सा अंदाज़ा है कि उससे कम रहा होगा, इन्फीरियर होगा, तो हम लेस देन रखेंगे। और अगर हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि बेटर दोनों में से कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा, या फिर ठीक है ए और बी में से कौन सा बेटर है, तो हम उसको नॉट इक्वल टू रखेंगे, ठीक है। सो इन एग्जांपल ऑफ ड्रग्स का जो एग्जांपल था हमारे पास, उसमें हमने ऑल्टरनेटिव को कैसे ले सकते थे, उसमें हम H1 सच दैट म्यू एक्स ग्रेटर दैन म्यू वाई, और म्यू एक्स लेस दैन म्यू वाई, और म्यू एक्स नॉट इक्वल टू म्यू वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू एक्स ग्रेटर दैन म्यू वाई, मतलब ड्रग ए जो है वो बेटर रहा ड्रग बी से। म्यू एक्स लेस दैन म्यू वाई क्या होगा, ड्रग ए जो है वो इन्फीरियर रहा ड्रग बी से। और म्यू एक्स नॉट इक्वल टू म्यू वाई का मतलब क्या हुआ कि ए और बी जो है, हम उसमें कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ए बेटर है या फिर बी बेटर रहा, ठीक है। तो ए और बी में से किसी की बेटर होने की हमारे पास पूरी श्योरिटी नहीं है कि ए बेटर हो सकता है या बी बेटर हो सकता है। तो इस तरीके से हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेटअप करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको 3 केसेस दिख रहे हैं। इन बोथ द केसेस द फर्स्ट 2 ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिव राइज टू व्हाट इज कॉल्ड वन टेल टेस्ट। जब हम किसी एक को प्रेफरेंस दें, ए ग्रेटर दैन बी या फिर ए लेस दैन बी, इनमें से किसी एक को प्रेफरेंस दे, तो यहाँ पे हम लगाते हैं वन टेल टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है,
एक को प्रेफरेंस मिल रही है, या तो ए को या फिर बी को। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं वन टेल्ड टेस्ट। लेकिन अगर हम थर्ड ऑल्टरनेटिव देखें तो म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट या फिर म्यू एक्स नॉट इक्वल टू म्यू वाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको कि आप किसी में प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो कि ए बेटर रहा होगा या फिर बी बेटर रहा होगा। यहाँ पे आपको पूरी श्योरिटी नहीं है कि ए और बी में से कौन सा ज़्यादा बेटर रहा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं टू टेल्ड ऑल्टरनेटिव या फिर टू टेल्ड टेस्ट लगाते हैं इस केस में। ठीक है, तो टू टेल्ड ऑल्टरनेटिव इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वन टेल्ड और टू टेल्ड आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं टू टाइप्स ऑफ एरर्स। अब हमारे जो भी हम हाइपोथेसिस सेटअप करते हैं या फिर जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एरर भी आ सकती है। मतलब कोई भी हाइपोथेसिस सेटअप करते हुए हमसे कुछ एरर हो सकती हैं। क्या क्या एरर हो सकती है हमारे पास कि हम किसी भी तरीके से, या तो मतलब कुछ भी एरर हमारे पास हो सकती है। जो भी हम डिसीज़न लेने में एरर हो सकती है हमारे पास, कि हम उसको एक्सेप्ट करना था और हम उसको रिजेक्ट कर गए। ठीक है, इस टाइप की एरर्स हो सकती है हमारे पास। तो द डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एच नॉट इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द ऑब्जर्व्ड सैम्पल ऑब्जर्वेशन। जब भी हम सैम्पल के बेसिस पे करते हैं, अब सैम्पल ही हमारे पास थोड़ा गलत हो गया, सैम्पल में ऑब्जर्वेशंस गलत हो गई, तो वहाँ से हमारे पास एरर आ जाएगी। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, नल हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन किसके हेल्प से देखते हैं हम? जो भी हमें सैम्पल के बेसिस पे सैम्पल के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे हम चेक करते हैं हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को। अब अगर हमारे पास सैम्पल ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, सैम्पल की वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाएं, सैम्पल की वैल्यूज़ जो है वो थोड़ी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएं, तो वहाँ पे हमारे पास एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर सैम्पल मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो उस सैम्पल के बेसिस पे जब हम पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, तो वो हम हर बार भी ट्रू नहीं हो सकता। तो 4 possible situations that arise in test procedure are given in the following table। तो 4 केसेस हो सकते हैं, 4 situations आ सकती है जिससे हम जिससे हम एरर कर सकें, जो हमारे एरर का कारण बन सके। 4 केसेस आ सकते हैं हमारे पास कि जो हमें एरर कमिट करा सकती हैं। क्या क्या 4 केसेस हैं वो अगले टेबल में देखते हैं। सो ये टेबल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 वैल्यूज़ दिख रही हैं आपको। सॉरी, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? H0, H1, H0 और H1 के बारे में आपको दिख रहा है कि हमारा H1 और H0 कैसा रहा। सो यहाँ पे हम किस टाइप की एरर कर सकते हैं? यहाँ पे इस टेबल में आप फर्स्ट कॉलम में देख सकते हैं कि ट्रू स्टेट। ठीक है, ट्रू स्टेट मतलब H0 ट्रू है या फिर H1 ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेकेंड कॉलम में दिख रहा होगा कि H0 ट्रू या फिर H1 ट्रू। अब यहाँ पे इसको अगर H0 ट्रू है तो कई बार क्या होता है कि हम H0 को ट्रू होते हुए भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं हम H1 को। मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे रेड कॉलम में दिख रहा होगा कि रिजेक्ट H0, मतलब H1 ट्रू था, हमने फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया केस हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या कर दिया, हमने फर्स्ट एरर टाइप 1 एरर कर दी कि H0 ट्रू था, हमने फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे करना क्या चाहिए था, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए था H0 को, क्योंकि H0 ट्रू है। H0 ट्रू है मतलब सही केस दे रहा है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, तब हमारा वो केस जो है वो करेक्ट होता है ना। तो फर्स्ट रो में आपको दिख रहा होगा कि H0 ट्रू था, फिर भी हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ड्यू टू सैम्पलिंग एरर, ड्यू टू कुछ भी रीज़न हो सकते हैं उसके पीछे कि सैम्पल हमारा कैसा रहा होगा, तो उसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एरर हम कमिट कर सकते हैं
कि अगर हमने एच नॉट ट्रू था फिर भी ट्रू होते हुए भी हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम टाइप 1 एरर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी एरर हो गई और करना क्या चाहिए था, जबकि हमको एक्सेप्ट करना चाहिए था उसको। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड रो में आपको सेकेंड रो में देखिए, सेकेंड रो में आपको क्या दिख रहा है कि एच नॉट फॉल्स। एच नॉट फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि एच वन ट्रू है। ठीक है ना, एच नॉट फॉल्स होने का मतलब क्या हुआ कि एच वन ट्रू है। अब एच वन ट्रू है तो हमें रिजेक्ट किसको करना चाहिए था, एच नॉट को, क्योंकि एच नॉट फॉल्स है। एच नॉट जब फॉल्स है तो उसको रिजेक्ट करना चाहिए, तो रिजेक्ट करना चाहिए तभी हमारे पास सही रिजल्ट आता। लेकिन हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया एच नॉट को फॉल्स होते हुए भी। एच नॉट को फॉल्स होते हुए भी हमने एक्सेप्ट किसको किया, एच नॉट को। तो वो हमने क्या किया, टाइप 2 एरर। ठीक है, तो इस केसेस में हमारे पास क्या हो गई, टाइप 2 एरर। तो इसको हम बोलते हैं टू टाइप्स ऑफ एरर। क्या क्या एरर कर सकते हैं, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। एच नॉट को ट्रू होते हुए भी हमने उसको रिजेक्ट कर दिया तो हमने क्या किया, टाइप 1 एरर। और एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। ठीक है, एच वन ट्रू था लेकिन फिर भी हमने एक्सेप्ट किसको किया, एच नॉट को, जबकि हमें करना किसको चाहिए था, एच वन को एक्सेप्ट करना चाहिए था। लेकिन हमने करा किसको, एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया एच वन के ट्रू होते हुए। ठीक है, एच वन के ट्रू होते हुए हमने एच नॉट को एक्सेप्ट किया तो वहाँ पे हमने सेकेंड टाइप ऑफ एरर करी। ठीक है, तो ये टेबल आपको हेल्प करेगा टू टाइप्स ऑफ एरर समझने के लिए कि टू टाइप्स ऑफ एरर है क्या, कि एच नॉट को ट्रू होते हुए हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और एच वन के ट्रू होते हुए हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टेबल कि किस टाइप की हम एरर कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा थ्योरी में देखते हैं कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। एरर्स ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, सो द एरर ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, रिजेक्टिंग एच नॉट का मतलब क्या हुआ, हमें एच वन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, एच नॉट को रिजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि राइवल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, व्हेन एच नॉट इज ट्रू इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। And error of accepting H naught when H naught is false, that is H1 is true, is called type 2 error। मतलब क्या हो गया, H naught को रिजेक्ट करना when H naught is true, H naught के ट्रू होते हुए उसको रिजेक्ट करना, वो क्या होगा हमारा टाइप 1 एरर। और H naught फॉल्स है फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टिंग H naught when H naught is false is called type 2 एरर। सो प्रोबेबिलिटीज़, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या, चांसेस, कितने चांसेस, प्रोबेबिलिटीज़ का टॉपिक हमने पढ़ा था। प्रोबेबिलिटीज़ के टॉपिक में हमने क्या किया था कि प्रोबेबिलिटी क्या है, एक चांस है। ठीक है, चांसेस बताएगा हमें एक तरह से उसकी वैल्यू बताएगा कि कितने चांसेस हैं हमें एरर कमिट करने के, है। सो प्रोबेबिलिटी क्या बताएगा हमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर कि कितने चांसेस हैं टाइप 1 और टाइप 2 एरर के कमिट करने के, कितने चांसेस होते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा और बीटा से। टाइप 1 एरर को बोलेंगे हम अल्फ़ा और टाइप 2 एरर को हम बोलेंगे बीटा। सो दस अल्फ़ा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, सो अल्फ़ा को उससे डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। और बीटा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। ठीक है, तो ये है हमारे एरर्स ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2। सो नेक्स्ट आता है क्रिटिकल रीजन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड पावर ऑफ टेस्ट। ये सब क्या होता है। ठीक है, क्रिटिकल रीजन क्या होगा, एक ऐसा रीजन जहाँ पे हमें एच नॉट की रिजेक्शन होती दिखाई दे। ठीक है, ग्राफ में एक ऐसा रीजन हम बनाएं जहाँ पे हमें किसी भी हाइपोथेसिस की एच नॉट की रिजेक्शन हमें मिले, जहाँ पे वो हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटिकल रीजन। सो अ रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्टेटिस्टिक टी in the sample space S which amounts to rejection of H naught is termed as critical region of rejection। So critical region क्या होगा, एक ऐसा रीजन जहाँ पे हमें H naught की रिजेक्शन दिखाई देती है, तो उसको बोलते हैं critical region of rejection। एक आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा, अल्फ़ा जिसको हमने टाइप 1 एरर किया बोला, जिसको हमने टाइप 1 एरर बोला, उसी को हम बोलते हैं अल्फ़ा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और टाइप 1 एरर इज द सेम थिंग। ओके, सो अल्फ़ा क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर,
is known as level of significance of a test. It is also called the size of critical region, कि critical region कितने साइज का, मतलब critical region में जाने के कितना उसका साइज है, कितनी उसकी वैल्यू है. So the level of significance usually employed in testing of hypothesis are 5% and 1%. यूजुअली हम क्या क्या यूज़ करते हैं, 1% और 5% यूज़ करते हैं. एक 10% भी होता है. ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं हमारे पास सिग्निफिकेंस के कि हम इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं. 5%, 1%, 10%. ठीक है, तो ये वैल्यूज़ होती हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की. पावर ऑफ टेस्ट क्या होगा हमारे पास, 1 माइनस बीटा. जब हम पावर फंक्शन को, ठीक है, पावर फंक्शन क्या होगा हमारे पास, 1 माइनस बीटा इज कॉल्ड द पावर फंक्शन ऑफ टेस्ट हाइपोथेसिस H0 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव H1. H1 के अगेंस्ट जब हम किसी अल्टरनेटिव को चेक कर रहे हैं, हाइपोथेसिस को, H0 को जब हम H1 के अगेंस्ट चेक करते हैं तो पावर फंक्शन क्या होता है, 1 माइनस बीटा. द वैल्यू ऑफ पावर फंक्शन एट अ पैरामीटर पॉइंट इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम इसको चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ द टेस्ट. ओके, सो ये था हमारा क्रिटिकल रीजन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और पावर ऑफ द टेस्ट. अब आ जाता है वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट, कि वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट क्या होते हैं. ठीक है, सो वन टेल्ड टेस्ट क्या होगा हमारे पास, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वन टेल होगा तो हम वन टेल टेस्ट यूज़ करेंगे. जब हमारा ऑल्टरनेटिव जो है वो टू टेल्ड होगा तो हम टू टेल टेस्ट करेंगे. ठीक है, ये हमने पहले भी किया है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ वन टेल्ड एंड टू टेल टेस्ट. सो वन टेल्ड और टू टेल टेस्ट में क्या होगा हमारे पास कि हमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख के वन टेल और टू टेल लगाना है. अगर हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वन टेल, राइट टेल या लेफ्ट टेल को दिखाएगा तो हम उसको बोलेंगे वन टेल टेस्ट. तो उसमें वन टेल टेस्ट लगाएंगे हम उसमें. ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो क्रिटिकल रीजन कौन सा होगा, ऐसा रीजन जहाँ पे हमें H0 की रिजेक्शन पता चलेगी. ठीक है, या फिर इन एनी टेस्ट द क्रिटिकल रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पोर्शन ऑफ द एरिया अंडर प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ टेस्ट स्टेटिस्टिक. किसी भी स्टेटिस्टिक के कर्व के अंडर जो एरिया आएगा वो हमारे पास क्या होगा, क्रिटिकल रीजन. उसके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर जो एरिया होगा वो उसका क्या होगा, क्रिटिकल रीजन. ठीक है, क्रिटिकल रीजन बेसिकली क्या है, एक तरह से है हमारे पास कि जब हम लेकर चलते हैं कोई भी टेस्ट स्टेटिस्टिक हमने लिया, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये अगर हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, सो क्रिटिकल रीजन क्या होगा हमारे पास, ये दो आपको लाइंस दिख रही हैं, ये वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इससे इधर का एरिया और इससे इधर का एरिया, ये क्या बताएगा हमें, क्रिटिकल रीजन. और अगर कोई वैल्यू इस एरिया में फॉल कर जाती है, ठीक है, किसी भी टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू जो है इस एरिया में कहीं भी फॉल करी है तो उसको हम एक्सेप्टेंस रीजन में मानते हैं. और अगर हमारे इसके राइट में या फिर लेफ़्ट में आ जाए तो रीजन ऑफ रिजेक्शन बोलते हैं, या फिर क्रिटिकल रीजन में मानते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं. ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है कि क्रिटिकल रीजन क्या है. ठीक है, सो क्रिटिकल रीजन आ गया हमारे पास. अब बारी आती है हमारी कि a test of any statistical hypothesis where the alternative hypothesis is one tailed, either right tail or left tail. अब आता है right tail और left tail क्या होता है. right tail और left tail क्या होगा हमारे पास कि अगर कोई statistical hypothesis है, उसका normal distribution इस तरीके से bell shaped curve बन रहा है, अब वैल्यू जो है वो right tail में फॉल कर रही है, किसी भी स्टेटिस्टिक की वैल्यू जो है वो राइट टेल में फॉल कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं राइट टेल टेस्ट. तो यहाँ पे हम बोलते हैं राइट टेल. ठीक है, तो ये होगा हमारा राइट टेल टेस्ट. लेकिन अगर कोई वैल्यू जो है वो हमारी उसके लेफ़्ट टेल में फॉल कर रही है, मतलब यहाँ से इस एरिया में फॉल कर रही है, तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट टेल टेस्ट. ठीक है, तो ये होगा हमारा लेफ़्ट टेल, और अगर राइट साइड में पड़ जाए तो राइट टेल टेस्ट. ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि राइट टेल और लेफ़्ट टेल क्या है. ठीक है, सो राइट टेल और लेफ़्ट टेल क्या हो गया हमारे पास, a test of any statistical hypothesis where the alternative hypothesis is one-tailed is called a one-tailed test. For example, a test of testing the mean of a population H0 such that mu is equal to mu naught. ये तो हमारा नल हाइपोथेसिस है, इसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अगेंस्ट चेक करना है हमको. ऑल्टरनेटिव क्या है, H1
सच दैट म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, ये हो गया राइट टेल टेस्ट, और H1 सच दैट म्यू लेस देन म्यू नॉट, लेफ्ट टेल ऑल्टरनेटिव हो गया. सो इज अ सिंगल टेल्ड टेस्ट. ये दोनों टेस्ट क्या होंगे हमारे पास, सिंगल टेल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑल्टरनेटिव दिख रहा है कि राइट टेल या फिर लेफ्ट टेल. ठीक है. इन राइट टेल टेस्ट H1 सच दैट म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, ये हो गया राइट टेल टेस्ट. द क्रिटिकल रीजन लाइज इंटायरली इन द राइट टेल of the sampling distribution of x, while for the left tail test H1 such that mu less than mu naught, the critical region is entirely in the left tail of the distribution. वही बात हुई जो हमने अभी किया था कि सॉरी यार, हम यही कह रहे थे कि अगर हमारा राइट टेल टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो क्रिटिकल रीजन जो है वो राइट टेल में होगा. लेफ़्ट टेल टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो क्रिटिकल रीजन जो है वो हमारा लेफ़्ट टेल में होगा. जो अभी हमने ग्राफ की हेल्प से देखा, जैसे कि हमने, तो वही ग्राफ हमारा लेफ़्ट टेल और राइट टेल को सूट करेगा. ठीक है. अ टेस्ट ऑफ स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस वेयर द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज टू टेल्ड. अब कोई हाइपोथेसिस हमारा टू टेल्ड आ जाता है, अगर वहाँ पे एच नॉट तो सिंपल ही रहेगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट. उसके अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है H1 सच दैट म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट. अब नॉट इक्वल टू में दोनों केस अपीयर हो सकते हैं, आइदर ग्रेटर देन और लेस देन. दोनों केस अपीयर हो सकते हैं, या तो ग्रेटर भी या फिर लेस भी. सो इज नोन एज टू टेल टेस्ट. एंड इन सच केस द क्रिटिकल रीजन इज गिवन बाय द पोर्शन ऑफ एरिया lying in both the tails of the probability curve of the test statistic. जैसे कि अभी हम दिखाते हैं, ये चीज़ थी हमारे पास. अगर हमारा probability curve ये है, इस टाइप का probability curve है, तो अगर हम टू टेल टेस्ट लगा रहे हैं तो टू टेल टेस्ट में लेफ़्ट साइड में भी आपको एरिया मिलेगा और राइट साइड में भी आपको एरिया मिलेगा. तो ये आपका हम होगा टू टेल टेस्ट में. क्रिटिकल रीजन जो है वो लेफ्ट साइड में भी होगा, राइट साइड में भी होगा, और अगर कोई वैल्यू इसके अंदर आ जाती है तो वो हम उसको एक्सेप्टेंस रीजन में मानते हैं. ठीक है. तो एक्सेप्टेंस रीजन हो जाता है. ठीक है. सो ये था आपका टू टेल्ड और वन टेल टेस्ट. So in a particular problem whether one tailed or two tailed is to be applied, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड इंटायरली ऑन द नेचर ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. वन टेल और टू टेल को अप्लाई करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को चेक करना है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किस नेचर का है. ठीक है. सो अगर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू टेल्ड है तो हम वहाँ पे टू टेल टेस्ट अप्लाई करते हैं, और अगर हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वन टेल्ड है तो वहाँ पे हम वन टेल टेस्ट अप्लाई करते हैं. सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. और इस टॉपिक के बेस पे हमने कुछ एग्जांपल्स क्लास में ही किए थे. उसमें हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस चेक किया था कि किस तरीके से हम उसको टेस्ट करते हैं. न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हमने किए थे. सो इस वीडियो में हमने उसकी कुछ थ्योरी करी है. नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि और ये जो हाइपोथेसिस हैं इसका आगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा. ठीक है. तो ये हम इसकी थ्योरी करेंगे हम. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको कैरी ऑन करेंगे. सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड राधे राधे.